नज़ीन, जो मौजूदा अमेरिकी इंतज़ामिया है, यानी कि जो ट्रंप इंतज़ामिया है, ऐसा लग रहा है कि ये इस कॉन्फ्लिक्ट को मुकम्मल तौर पर रिजॉल्व करने में जो है वो नाकाम होगी। पहले भी जब से ये इंतज़ामिया आई है, आप क्राइसिस देख रहे हैं, आप वो जंगें देख रहे हैं जो कि किसी भी अमेरिकी सदर ने नहीं छेड़ी, और ये एडमिनिस्ट्रेशन जब वो अपने वोटर से अमन का वादा करके आई है, जंगों को रोकने का वादा करके आई है, और ये ऐसी ऐसी जंगें छेड़ रही है कि जो ओबामा और बुश जैसा बंदा भी, बाइडेन जैसा बंदा भी जब वो नहीं छेड़ सका। सो ये एडमिनिस्ट्रेशन जब वो टोटली इनकॉम्पिटेंट जब वो साबित हो रही है, और इसका कोई कंट्रोल नहीं अपनी पॉलिसीज के ऊपर, और ये ऐसे क्राइसिस खड़े कर रहे हैं, फिर उन क्राइसिस को कैसे समेटना है, उससे कैसे निकलना है और दुनिया को उसमें से कैसे निकालना है, ये इनके बस की बात नहीं है। अब स्विट्जरलैंड के अंदर टॉक्स हुई, अच्छा, उसमें कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स थी। जेडी वैंस ने अच्छी बातें की, उसने कहा कि हम ईरान के साथ अच्छे रिलेशंस के ख्वाह हैं। लेबनान के अंदर जंगबंदी की जब उसने बात की, आप देखिए ईरान का टॉप डेलीगेशन वहाँ पर पहुँचा, एक मुलाकात वहाँ पर अमेरिका और ईरान की आपस में हुई। लेकिन जब ये सारा कुछ हो रहा है तो साथ ही ट्रंप ने क्या किया है ट्रंप ने जो है वो ईरान को धमकियाँ देना वहाँ से शुरू कर दी, और इवन जो ईरानी डेलीगेशन वहां पर आया हुआ है उस तक को धमका दिया कि तुम अपने मुल्क तक वापस नहीं जा सकोगे, और ईरान पर बमबारी करने की धमकी दी, और हिजबुल्लाह के ऊपर जब वो बमबारी करने की धमकी दी। हालांकि एमओयू के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम कोई धमकी भी नहीं दी जाएगी, ना ही फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ना ही थ्रेट ऑफ फोर्स दिया जाएगा। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टोटली इनकॉम्पिटेंट है कि ये अपनी कोई भी बात को जब इंप्लीमेंट कर सके। और इनमें आप देखें, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो टॉक्स का है, जो कई महीने और साल चल सकता है। इसके लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, इसके लिए बहुत ही संजीदगी की ज़रूरत है, इसके लिए विल ऑफ पीस की ज़रूरत है, और वो इनमें से एक भी चीज़ इस इंतज़ामिया के अंदर नहीं है। यानी ना पेशेंस है, ना कोई विल ऑफ पीस है, ना इनका अपनी पॉलिसीज के ऊपर कंट्रोल है। तो ये भूल जाएं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जब वो किसी नतीजे पर पहुंच जाएगी, ये एडमिनिस्ट्रेशन जब वो दुनिया को इस भंवर से अब निकाल के जब ले जाए, इनके पास की बात नहीं है। और जो ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने पहले ही दिन सही निशानदेही की थी, वही चीज़ जब वो बार बार आकर दोबारा सामने खड़ी हो जाती है कि इनका कंट्रोल ही नहीं है। यानी इस मौके पर जब ताल्लुकात को बिल्ड करना है, जब ट्रस्ट को बिल्ड करना है, जब लेबनान में ट्रंप को चाहिए कि वो लेबनान में इसराइल को रोके, और वो दोबारा ईरान को धमका रहा है। उधर इसराइल जो है वो मुसलसल वहां से स्टेटमेंट जारी कर रहा है कि हम तो लेबनान से नहीं निकलेंगे, हम तो लेबनान से नहीं निकलेंगे। तो इस वक्त यानी कि हुआ क्या है कि ईरान का जो डेलीगेशन है वो छोड़कर चला गया, उस वेन्यू को ईरान का डेलीगेशन जो है वो छोड़कर चला गया। अब देखें, पहली बात तो लेबनान के हवाले से ये है कि ईरान ये चाहता है कि वहां पर एक सीज फायर हो जाए, क्योंकि अगर वहां पर सीज फायर नहीं होगा तो फिर इमीडिएट वॉर की तरफ सूरत हाल चली जाएगी। ईरान खामोश बिल्कुल नहीं बैठ सकता, ईरान इमीडिएट वॉर विद अमेरिका के साथ दोबारा हो जाएगी। ईरान ये चाहता है कि लेबनान में सीज फायर हो जाए, उसके बाद महीनों का या कुछ साल का एक गैप हो जिसके अंदर ईरान भी दोबारा तैयारी कर सके, और हिजबुल्लाह जो है वो उसको भी मजीद पावरफुल जब वो बनाया जा सके। ईरान को पता है कि एक और राउंड होना है, लेकिन उनकी भी प्रेफरेंस है कि एक गैप फिलहाल के लिए आ जाए, और अमेरिका की भी ये प्रेफरेंस है कि फिलहाल एक गैप आए। लेकिन अगर लेबनान में बमबारी जारी रहती है तो फिर ईरान जो है उसको एक इमीडिएट वॉर जो है वो लड़नी है, जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। और अमेरिका वो नहीं चाहता कि एक इमीडिएट वॉर हो, एंड एट द सेम पॉइंट ईरान भी नहीं चाहता, लेकिन वो लेबनान की कुर्बानी नहीं दे सकता ईरान कि लेबनान में बमबारी होती रहे, वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सो इस वक्त प्रेफरेंस ये है दोनों की कि एक गैप आ जाए इस अगले राउंड तक, लेकिन अमेरिका जो है वो इसराइल को लेबनान में रोकने के लिए तैयार नहीं है। तो ये यानी कि सूरत हाल है। और आज की जो सारी टॉक्स है उसका बुनियादी मकसद ही लेबनान था। तो अब जनाब अली, ट्रंप को जो करना था काम वो ये था कि लेबनान में इसराइल को रुकवाना था। जो एमओयू ट्रंप ने साइन किया है उसके मुताबिक उसको लेबनान में जंगबंदी करवानी थी। उसने क्या किया कि ईरान पर धमकियां लगाना शुरू कर दी, और एमओयू में ये लिखा हुआ है कि धमकियां नहीं लगाई जाएंगी। सो इस प्रोटेस्ट में, और देखना ईरान के डेलीगेशन को धमकाया गया। सो इस प्रोटेस्ट के अंदर ईरान का डेलीगेशन इस वक्त जो निगोशिएशन वेन्यू है उसको छोड़कर जब चला गया। ये इस वक्त की जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, यानी ये ट्रंप ने काम किया। अच्छा, वहां पर आप देखें जेडी वैंस ने बहरहाल जैसा भी है सूरत हाल को बेहतर अंदाज में जब हैंडल किया, यानी उनकी जो स्टेटमेंट्स थी वो काफ़ी मुनासिब थी। उन्होंने ये कहा कि हम हाथ बढ़ा रहे हैं ईरान की तरफ, और हम ईरान के साथ जो रिलेशंस हैं उसको बेहतर करना चाहते हैं। अब एक बिल्कुल नए दौर का हम आगाज करना चाहते हैं, ईरान के साथ रिलेशन को बिल्कुल बदलना चाहते हैं। सो पहली बार ऐसा हुआ कि ईरान और अमेरिकन जो हैं वो हाईएस्ट लेवल पर बरह रास्त मिले, एक ही कमरे में अमेरिकन डेलीगेशन, ईरानी डेलीगेशन, पाकिस्तानी डेलीगेशन, कतरी डेलीगेशन। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि वो
ईरान और अमेरिका हाईएस्ट लेवल पर आमने सामने बैठे, ये एक अच्छी बात हुई। अलबत्ता जो ईरानियंस हैं उन्होंने कहा कि हम अमेरिकन से हाथ नहीं मिलाएंगे, हैंडशेक नहीं करेंगे, कोई ज्वाइंट फोटो नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इमाम खामनाई को मारने वालों से हम कोई हाथ नहीं मिलाएंगे। सो ईरान का डेलीगेशन तब तक उस रूम के अंदर एंटर नहीं हुआ जब तक वहां से प्रेस को वहां से निकाल नहीं दिया गया। सो उन्होंने कोई हैंडशेक नहीं किया, कोई फोटो नहीं बनाया, लेकिन फिर भी वो अमेरिकन के साथ आकर डायरेक्टली बैठे। सो ईरान ने विल ऑफ पीस दिखाई है बार बार, लेकिन यहां पर वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने ये सारा किया। और उधर इसराइल की आप चला के देखें कि सारा दिन उनकी ये स्टेटमेंट्स आती रही एक के बाद दूसरी कि हम लेबनान से नहीं निकलेंगे, हम लेबनान से नहीं निकलेंगे। मकसद क्या था कि वहां स्विट्जरलैंड में बात ही लेबनान पर हो रही है कि इसराइल को निकालें, उधर से इसराइल कह रहा है हम नहीं निकलेंगे। जानबूझकर वो बार बार ये स्टेटमेंट्स दे रहे थे। और ऊपर से ट्रंप ने सोचा कि मैं पीछे क्यों रह जाऊं, आज तो मेरी को बड़ी हेडलाइन ही नहीं बनी है। ये शख्स जो है वो इसके बारे में डॉक्टर्स पहले ही दिन रिपोर्ट दे चुके हैं और बार बार इस शख्स ने उन डॉक्टर्स की रिपोर्ट को दुरुस्त साबित किया। देखिए इस वक्त बहुत संजीदगी की जरूरत है, एक लेंथी प्रोसेस है, आसाब शिकन ये प्रोसेस है जिसके लिए बहुत वेल और संजीदगी चाहिए। सो इस शख्स को तो रोज एक टीवी प्रोड्यूस करना है, इसको एक बड़ी हेडलाइन जब रोज बनानी है, तो जब ट्रस्ट बिल्ड करना है तो वहां पर उसने कहा नहीं मैं क्यों पीछे रह जाऊं, आज की कोई बड़ी हेडलाइन तो बनी नहीं है। आज वो सारे दिन जेडी वैंस वहां पर अच्छे अच्छे बातें करता रहा, तो कोई बड़ी हेडलाइन मेरी तो नहीं बनी। सो उसने कहा बड़ी हेडलाइन बनाने की जरूरत है, तो उसने क्या किया कि ये के बाद दीगरे ऐसी ऐसी धमकी और गालियां दी हैं, बाकायदा एफ वर्ड जो है वो ट्रम्प ने इस्तेमाल किया है, बाकायदा गालियां दी हैं। उसके बाद ईरान का जो डेलीगेशन है वो बहुत गुस्से हुआ। पहले तो 10-15 मिनट जब वो खबर आती रही कि वो ये देख रहे हैं कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, इन धमकियों का जवाब हम कैसे दें, तो उन्होंने बिल्कुल जब उनका हम मुज़ाकरात जब इनसे ख़त्म कर रहे हैं, पहला जो राउंड है वो 80 मिनट का हुआ, 80 मिनट की मुलाकात हुई। उसके बाद ये था कि अभी खाना पानी, ठीक है ना, एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद दूसरा राउंड होना था। उसी दूसरे राउंड में ट्रम्प ने कहा कि मैं क्यों पीछे रह जाऊं। वहां से उसने ये सारे एक नहीं, उसने काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स वहां से जारी कर दी। कोई फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, कोई वहां पे ट्वीट कर दिया वो ट्रुथ सोशल के ऊपर। तो उसके बाद ईरानीज़ ने कहा कि इनफ इज़ इनफ, अब हम जब वो कोई इनसे बात नहीं करेंगे, और फिलहाल जो हम जा रहे हैं वो उस वेन्यू ही को छोड़कर जब वो चले गए। और क्योंकि ट्रम्प ने उसमें बाकायदा जब वो गालियां दी हैं, फॉक्स न्यूज़ के बाद ट्रम्प ने कहा कि ईरानी डेलीगेशन को धमकाया कि अगर इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ नहीं खोला, यू विल नॉट इवन मेक इट बैक टू यूर एफ कंट्री। एफ वर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूं। ट्रम्प ने बाकायदा वहां पर गाली दी है, कहा है कि तुम अपने मुल्क वापस भी नहीं जा सकोगे, तुम्हारा पूरा मुल्क हम तबाह कर देंगे। अब भाई तुम्हें जो करना है, तुमने 40 दिन की जंग की, ओवरऑल 100 दिन की जंग की, जो करना था कर लेते। देखिए ना, एक गैर संजीदगी की इंतहा है। इस शख्स को बिल्कुल इस हसासियत का नहीं पता, ना मिडिल ईस्ट का पता, ना इसको ईरान का पता। और भाई जब तुम एक जंग कर चुके हो, ये ऐसा नहीं कि जंग होनी है, जंग वो कर चुका है, अपनी पूरी मिलिट्री माइट के साथ कर चुका है, उसको अब भी उसको इदराक नहीं है सूरत हाल का। तो ये वो शख्स नहीं है जो कई महीनों के मुज़ाकरात करवाएगा, जिसकी सरपरस्ती में कई महीनों के मुज़ाकरात होंगे और उसके बाद हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। ये वो शख्स नहीं है, बिल्कुल ये वो एडमिनिस्ट्रेशन जो वो नहीं है। बार बार ये एडमिनिस्ट्रेशन साबित कर रही है कि वो उतनी कॉम्पिटेंट नहीं है। सो वी मे टेक ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ इफ वी हैव टू एंड आई विल ब्लो दैट। फिर उसने गाली दी और फॉक्स न्यूज़ के ऊपर कहता है हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ले। ओ भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ले लेंगे तो 100 दिन अमेरिका ने, 100 दिन ईच एंड एवरी डे अमेरिका ने ये कोशिश की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को कंट्रोल कर ले, ईच एंड एवरी डे। 100 के 100 दिन वो नाकाम हुए। तो ये क्या बात है? इसका मतलब देख रहे हैं, ये बहुत इंतहा लेवल, ये दुनिया के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है कि देखें एक सुपर पावर है, उसका सरबराह किस तरह से ज़ायनिस्टों के हाथों में खेल रहा है और वो कितना गैर संजीदा शख्स है। ये दुनिया के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ईरान जंग ने यह साबित किया कि ये एक आलमी जंग है जिसके असरात आलमी हैं, जिसका बोझ एक एक जेब के ऊपर आया और मजीद आएगा अगर ये दोबारा जंग हुई तो। और ये ट्रंप उसी तरफ सूरत हाल को लेकर जा रहा है। डील टूटने का मतलब सिर्फ डील टूटना नहीं होता, उसका नेट रिजल्ट एक जंग होता है, उसका बिल्कुल एक डेफिनेट रिजल्ट जब वो एक जंग होता है। सो डील टूट गई, मुज़ाकरात खत्म हो गए, ये नहीं होता कि मुज़ाकरात खत्म हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि जंग हो रही है, इसका मतलब कि जंग डिक्लेयर हो गई, इसका मतलब ये होता है। सो अब ये देखें, इफ द ईरानियन क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ देयर कंट्री विल बी फिनिश्ड। ये एमओयू में इसने साइन किया कि धमकियां भी नहीं होंगी। अभी तो ये पहला दिन है मुलाकात का, 2 दिन मुलाकात ही नहीं हुई क्योंकि ये अपने बेबी को पट्टा नहीं डाल सके।
और आज जो है वो मुलाकात हुई और उस मुलाकात का इख्तिताम ऐसे हो रहा है। ये सारा दिन बातचीत होती है और उसकी शाम ऐसे हो रही है कि हम इनका कंट्री फिनिश कर देंगे। ओ भाई 40 और ओवरऑल 100 दिन तुम यही तो करते रहे हो और पिछले 47 साल से यही तो हो रहा है। ईरान को डिस्टेबलाइज करना, ईरान को तबाह करना, ये कितने ही प्रोजेक्ट्स आए और कितने गए और फिर आखिरकार बरहरास बमबारी अमेरिका ने करके देख ली। फिर कहता है कि हम ईरान पर बहुत हार्ड अटैक करेंगे और ये ईरान जो वो इमीडिएटली अपने एजेंट्स को लेबनान में रोके, अपनी प्रॉक्सीज को लेबनान में रोके और इसने अल्फाज इस्तेमाल किए ट्रूथ सोशल के ऊपर कि हाईली पेड प्रॉक्सीज इन लेबनान। अच्छा, अगर हिजबुल्लाह ईरान की प्रॉक्सी है तो इजराइल अमेरिका का क्या है? अगर प्रॉक्सी की कोई डेफिनेशन है तो उसमें तो सही उतरता है इजराइल प्रॉक्सी है अमेरिका की। हिजबुल्लाह के हजारों शोधा हैं, ठीक है, हजारों शोधा उन्होंने दिया हिजबुल्लाह, तब उसका जन्म हुआ जब इजराइल लेबनान में काबिज हो चुका था। ये ईरान के इत्तेहादी हैं, ये वहां इनको वहां के लोग सपोर्ट करते हैं, लेबनान सपोर्ट करता है, लेबनान के लोग हिजबुल्लाह को। अगर वहां पर लोगों की सपोर्ट ना हो तो हिजबुल्लाह कायम नहीं रह सकती। अगर हमास को, फलस्तीनियों को सपोर्ट ना हो तो हमास कायम नहीं रह सकती। तो प्रॉक्सी देखिए ना, इसका मतलब आपकी मेंटालिटी फिर वही है लड़ाई वाली। जब आप बमबारी करने से, प्रॉक्सी खेलने से बाज नहीं आ रहे तो दैट मीन्स कि आपकी फिर मेंटालिटी तो वही है। और मैं कहता हूं सारी बात को आप छोड़ें और साइड पर रखें। पेशेंस कहां है, विल कहां है, कॉम्पिटेंस कहां है? एक लेंथी मुज़ाकरात करने के लिए, एक संजीदा मुज़ाकरात करने के लिए क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन जो वो मौजू है? बिल्कुल नहीं है। बाकी सारी चीज़ें आप साइड पर रख दें, उनके इरादे, मंसूबे, उनकी धमकियां, उनकी गालियां, उसको साइड पर रखें। कोई संजीदा सदर, कोई संजीदा शख्स वो इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकता कि उसका डेलीगेशन वहाँ पर गया हो और वो उल्टा जब वो धमकियाँ लगा रहा हो। और पता भी है कि हमने एक जंग करके देख लिया, धमकियाँ तो कुछ भी नहीं है, एक जंग करके देख लिया, उनके सुप्रीम लीडर को असैसिनेट करके देख लिया, फिर भी ईरानियंस ने जो है वो सरेंडर नहीं किया, घुटने नहीं टेके। तो अब ये धमकियाँ ईरान का क्या बिगाड़ लेंगे? जो होगा वो यही होगा कि जो इजराइल चाह रहा है कि मुज़ाकरात ही खत्म हो जाएंगे। फिर इसने कहा कि मैं इजराइल से बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि ये हिजबुल्लाह को सही हैंडल नहीं कर रहा और ये तो बिल्डिंग्स है वो सिर्फ गिरा रहे हैं, हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर पा रहे। और मैं बहुत जल्द जो है वो इस फैसले पर पहुंचने वाला हूं कि मैं सीरिया के हवाले कर दूंगा। ओ भाई तुम कौन हो? मतलब तुम क्या ये प्लॉट्स हैं जो हिजबुल्लाह की फाइल उठाकर जब वो अब अल-शरा को दे दी जाएगी? अल-शरा को जो कि एक अलकायदा लीडर है, जो कि दाइश का सरबराह है, दाइश का लीडर रहा है, तो अल-शरा के हिजबुल्लाह फाइल में अल-शरा को दे दूंगा, ये कोई प्लॉट की फाइल है? मतलब आप मुझे बताएं कि अगर शाम हमला कर देता है लेबनान के ऊपर, इससे बड़ी भयानक जंग कोई मिडिल ईस्ट में हो सकती है? एक खौफनाक तरीन, वायलेंट तरीन फिरका वाराना जंग। ये ट्रम्प का प्लान है, ये विजन है टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट। और क्या तुर्की और सऊदी अरेबिया होने देगा? और क्या ईरान ये होने देगा? और जो रशिया की बेसिस वहां पर हैं, रशिया ये होने देगा कि वो शाम का हमला जब वो हिजबुल्लाह पर कबूल कर ले, लेबनान पर कबूल कर ले? तो ये रशिया और तुर्की और सऊदी अरेबिया और ईरान खामोश बैठे रहेंगे? क्या ईरान फिर सीरिया पर अटैक नहीं करेगा अल-शरा की फौज के ऊपर? ये मतलब कौन सा विजन है भाई? अच्छा, अब अगली बात यह है कि ये अचानक ट्रम्प को क्या हुआ? सारा दिन मुज़ाकरात हुए, ये अचानक ट्रम्प को क्या हुआ? और ये उसकी जो लैंग्वेज है ये कहां से आई है? ये अचानक क्या हो गया? तो इसके लिए आप जरा आ जाइए लिंडसे ग्राम की स्टेटमेंट आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पीछे सारी गेम क्या है। ज़ायनिस्ट इस शख्स को ऐसे कंट्रोल किए हुए हैं और इस पूरी इंतजामिया को, तो ये जो सारी उसको लाइन मिली है कि दोबारा धमकाओ और ये करो, वो पीछे से ज़ायनिस्टों ही ने दी है। उसने फिर इनको पंप किया, ज़ायनिस्टों ने फिर ट्रम्प को पंप किया कि नहीं हमला करो, ये करो, और सेम वही अल्फाज जो कहेगा ट्रम्प को उसने आगे पोस्ट किए। अब लिंडसे ग्राम के आप स्टेटमेंट सुनेंगे तो आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। कहता कि कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन नहीं है ईरान के साथ, ये जो हम बातचीत कर रहे हैं ये फेल होगी। ये वो शख्स है जो अमेरिका में पैदा हुआ, अमेरिका का सेनेटर है 2002 से, इसका काम अमेरिकी मफादात को प्रोटेक्ट करना है। और अमेरिका एक जंग जिसमें उसका बहुत नुकसान हुआ, सैकड़ों बिलियन डॉलर्स का, और बहुत सारे अमेरिकी फौजी मारे गए। इस वक्त ओबामा से लेकर क्लिंटन जैसे, हिलरी क्लिंटन जैसे किरदारों से लेकर, फॉर्मर सेक्रेटरी से लेकर अमेरिका के दानिश्वर, अमेरिका की पब्लिक, उन सब का ये कंसेंसस है कि ये जंग अमेरिका के मफादात के लिए नुकसानदेह। तो ये शख्स जो है ये कह रहा है कि हमें टॉक्स ही नहीं करनी चाहिए और ये फेल होंगी, और कहता है जब फेल होंगी तो उसके बाद क्या होगा? कहता है मैंने ट्रम्प के साथ 4 घंटे मुलाकात की है और मैंने ट्रम्प के सामने मुख्तलिफ सिनेरियोज रखे हैं कि जब ये टॉक्स फेल हो जाएंगी, जो कि फेल हो जाएंगी, लिंडसे ग्राम कह रहा है, तो उसके बाद हम ये करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के ऊपर अटैक करेंगे, उसके ऊपर हम उसके बाद ईरान पर मजीद जब वो बमबारी करेंगे। ट्रम्प विल यूज फोर्स टू कंट्रोल द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, यानी वो वहां से लाइन आई कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को कंट्रोल करेंगे, और वही बात ट्रम्प आगे कर रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर हमला करेंगे, उसको कब्जे में ले लेंगे।
और इसको मैनेज करेंगे। और अगली बात सुन लें, हम यहां से गुजरने वाले जहाजों से फी लेंगे। जिस तरह से ज़ायनिस्ट ट्रंप इंतजामिया से खेल रहे हैं और खुद ट्रंप से खेल रहे हैं और अमेरिकी मफादात से खेल रहे हैं, ये बहुत ही भयानक है। और ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है और ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं है कि वो एक सुपर पावर को एक जंग में लेकर आए हैं और फिर वहां से निकलने भी नहीं दे रहे हैं। उसको करें नहीं और आकर लड़ो। मुझे बताएं कि लिंडसे ग्राहम जाकर ट्रंप को ये कह रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करेंगे और वहां से गुजरने वाले जहाजों से हम फी भी वसूल करेंगे। और ट्रंप इस बात को मान रहा है कि हाँ हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कंट्रोल करेंगे और वहां से गुजरने वाले जहाजों से फीस भी लेंगे। ये ट्रंप का तोहफा है गल्फ रियासतों को कि वो कहते हैं ईरान फीस ना ले, ट्रंप कहता है नहीं मैं खुद आकर जब वहां से फीस लूंगा। ये इस शख्स की संजीदगी और ये इसकी समझ है और इदराक है, इसको ग्राउंड रियलिटीज का इसको ये इदराक है कि वो कह रहा है हम हॉर्मुज़ से आके खुद फीस लेंगे। ये इदराक है इसको। तो ये आज का एपिसोड तो बमबारी से भी ज्यादा भयानक है, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया की जो इनकॉम्पिटेंस है और जितना वो अंडर कंट्रोल हैं ज़ायनिस्टों के, वो मजीद खुलकर सामने आया। और ये दुनिया के लिए बहुत ही डेंजरस खबर है, खुद अमेरिकन के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं। कहता है कि फिर जो है हम एब्राहम अकॉर्ड्स को एक्सपैंड करेंगे 2026 के अंदर ही। एब्राहम अकॉर्ड भी दरमियान में आ गए, तो वही पुरानी जो रील है वो दोबारा से चल पड़ी। तो जो इसराइल का मकसद है कि लेबनान पर बमबारी कर, देखें इसराइल को बहुत पता है कि वो हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर सकता, तो वो लेबनान पर क्यों बमबारी किए हुए, क्योंकि जो वो ये चाहता है कि इमीडिएट दोबारा वॉर हो, और कोई मकसद नहीं लेबनान पर बमबारी करने का। इससे हिजबुल्लाह खत्म होने वाली नहीं है। और आप देखें रोज इसराइल के फौजी वहां पर मारे जा रहे हैं। तो जहां अमेरिका को एक गैप चाहिए और जहां ईरान जंग के लिए तैयार है, बट उसकी प्रेफरेंस यह है कि एक गैप हो जाए तो अच्छा है, और जो एमओयू हुआ है इसी पर आगे डील हो जाए तो अच्छा, क्योंकि वो पहले दिन से जंग नहीं चाहते थे, उन पर जंग मुसल्लत की गई। तो आप ये देखिए कि ये जो एमओयू हुआ है इस पर ऑलरेडी ईरान में रिजेंटमेंट है। मिसाल के तौर पे जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की थी, उन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि इस तरह से डील होती, बट चूंकि सदर ने, सिक्योरिटी काउंसिल ने और बाकी लीडरशिप ने इसको ओके कर दिया है, सो मैं भी इस डील के साथ जा रहा हूं फॉर द बेटरमेंट ऑफ रीजन एंड बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो सुप्रीम लीडर ये चाहते थे और आईआरजीसी के कुछ और लोग ये चाहते थे कि हम उस वक्त डील साइन करें जब अमेरिकी फौज मुकम्मल तौर पर मिडल ईस्ट से निकल जाए, जब ये बेसिस खत्म कर दें, जब इजरायली फौज लेबनान से निकल जाए, जब हमारे एसेट जब वो रिलीज कर दिए जाएं, उसके बाद हम कोई डील इनसे साइन करेंगे। कुछ भी, चाहे वो एमओयू हो चाहे वो कोई और डॉक्यूमेंट हो, उससे पहले हम साइन नहीं करेंगे।